हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग प्राइवेट डिफेंस का टॉपिक शुरू करेंगे जो कि सेक्शन नंबर 34 से 44 तक है। बट आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 5 सेक्शंस कवर करेंगे, बाकी के 5 सेक्शंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले सेक्शन नंबर 34 हमें बताता है थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। सो नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो ये सेक्शन नंबर 34 एक डिक्लेरेटरी सेक्शन की तरह काम कर रहा है। इसने सिर्फ इतना बता दिया कि कोई भी ऐसा पर्टिकुलर एक्ट ऑफेंस नहीं है अगर वो प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए किया गया है तो। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 35 है। सेक्शन नंबर 35 कह रहा है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी। यहाँ पर बताया गया है कि कौन से प्रॉपर्टी के लिए या बॉडी के लिए किस तरीके से राइट होता है प्राइवेट डिफेंस का। सो एवरी पर्सन हैज अ राइट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस कंटेन इन सेक्शन नंबर 37 टू डिफेंड। कुछ रिस्ट्रिक्शंस बताए हुए हैं सेक्शन नंबर 37 में, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अगर इस लाइन को हम हटा दें, सो एवरी पर्सन हैज अ राइट टू डिफेंड हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि खुद की बॉडी के लिए तो आपके पास राइट है डिफेंस का, लेकिन साथ साथ किसी दूसरे पर्सन की भी बॉडी के लिए आपके पास राइट है डिफेंस का। ठीक है, अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। वो कोई भी ऑफेंस हो सकता है जो कि ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। देन बी क्लॉज सेज द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल। प्रॉपर्टी चाहे तो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, of himself or of any other person against any act which is an offense falling under the definition of theft, robbery, mischief, criminal trespass, or which is an attempt to commit theft, robbery, mischief और criminal trespass। ये जो कुछ offenses बता रखे हैं आपके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, प्रॉपर्टी चाहे इमूवेबल हो मूवेबल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर भी राइट है प्राइवेट डिफेंस का। अब यहाँ पर एक केस है जो कि काफी इंपॉर्टेंट केस है, दैट इज भवारी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। भवारी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अ डिफेंस राइट। ठीक है, ये एक डिफेंस राइट है। इट इज नॉट अ राइट ऑफ अग्रेशन। ये एक अग्रेशन का राइट नहीं है, यानी कि आपने अग्रेशन में आकर के किसी को किसी की जो है डेथ कॉज कर दी तो वो प्राइवेट डिफेंस में आप नहीं कह सकते। राइट ऑफ अग्रेशन नहीं है, इट इज नॉट अ राइट ऑफ अग्रेशन एंड देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस व्हेन there is no apprehension of danger। अगर डेंजर का एप्रीहेंशन ही नहीं है, अगर ऐसा लग ही नहीं रहा कि किसी तरीके का कोई डेंजर है, चाहे वो बॉडी को हो या प्रॉपर्टी को हो, अगर इस तरीके का कोई डेंजर ही नहीं है तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका तभी शुरू होता है जब एप्रीहेंशन होता है डेंजर का। ठीक है, तो ये तो हो गई ये बात। सेक्शन नंबर 34 एक डिक्लेरेटरी सेक्शन है, हमें बता रहा है कि प्राइवेट डिफेंस का आपके पास राइट होता है अगर कोई भी ऐसा अपने ऑफेंस हो गया है प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, एग्जेम्प्टेड है सेक्शन नंबर 34 में। वही सेक्शन नंबर 35 बता रहा है कि बॉडी और प्रॉपर्टी के लिए आपके पास राइट है प्राइवेट डिफेंस का। अपनी बॉडी के लिए और अपनी प्रॉपर्टी के लिए तो है ही, साथ साथ किसी दूसरे की बॉडी या प्रॉपर्टी के लिए भी है। तो ये तो बात हुई इसकी। फिर सेक्शन नंबर 36 कह रहा है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब क्या ये भी सवाल आता है कि क्या अनसाउंड माइंड का कोई पर्सन है, अगर कोई लुनेटिक पर्सन है, अगर वो आपको मारने की कोशिश करता है तो क्या उसके अगेंस्ट आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन टू दिस आंसर इज कि द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि आप जो है सेक्शन नंबर 36 बीएनएस के अंडर अपना राइट जो है प्राइवेट डिफेंस का वो एक्सरसाइज कर सकते हैं एक अनसाउंड माइंड के पर्सन के अगेंस्ट भी। So when an act which would otherwise be a certain offense, otherwise तो वो offense होता लेकिन वो offense नहीं है, is not that offense by reason of youth, the want of maturity of understanding, the unsoundness of mind or intoxication of the person doing that act, or by reason of any misconception on the part of that person, every person has the same right of private defense against that act which he would have if the act were that offense।
तो चाहे वो अनसाउंड माइंड का पर्सन हो, चाहे वो इंटॉक्सिकेटेड पर्सन हो, अगर कोई भी इस तरीके का व्यक्ति अगर आपके अगेंस्ट कोई ऑफेंस करना चाह रहा है तो आप उसके अगेंस्ट अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। मतलब उसको ये डिफेंस मतलब ये चीज़ नहीं हो सकती कि आपने अनसाउंड माइंड के पर्सन के अगेंस्ट ऑफेंस कमिट किया है, ये पर्टिकुलर चीज एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, इलस्ट्रेशन कह रहा है जेड अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड अटेम्प्ट्स टू किल ए, एक अनसाउंड माइंड का पर्सन है, वो ए को मारने की कोशिश करता है। जेड इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस, जेड तो ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं है, ठीक है, वो अनसाउंड माइंड का पर्सन है, इज नॉट गिल्टी, बट ए हैज राइट, ए हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, लेकिन ए के पास भी सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। उसी तरीके से जैसे कि अगर जेड एक सेन पर्सन होता है, एक नॉर्मल पर्सन होता है, जिस तरीके से ए की राइट होती है उसके अगेंस्ट, वैसे ही अनसाउंड माइंड पर्सन के लिए भी उसकी राइट रहेगी। Then B illustration says A enters by night a house which he is legally entitled to enter. A जो है अपने घर में किसी घर में एंटर करता है जो वो लीगली एंटाइटल्ड है एंटर करने के लिए। Z जो है गुड फेथ में उसे ऐसा लगता है कि A जो है एक हाउस ब्रेकर है और वो A पर अटैक कर देता है। Here Z by attacking A under this misconception commits no offense. उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया Z ने, क्योंकि उसको गुड फेथ में ऐसा लगा। बट ए हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, लेकिन यहाँ पर ए का भी सेम राइट है प्राइवेट डिफेंस का जेड के अगेंस्ट, विच ही वुड हैव इफ जेड वर नॉट एक्टिंग अंडर मिसकंसेप्शन। उसी तरीके से राइट है जैसे कि अगर जेड अगर मिसकंसेप्शन के अंडर भी एक्ट ना कर रहा होता तो जिस तरीके से राइट रहता वही सेम राइट उसी उस समय भी है जब वो अंडर मिसकंसेप्शन एक्ट कर रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर तीन चीजें हमें देखने को मिली है। एक तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से कोई पर्सन कोई ऐसा एक्ट कर दे रहा है, इंटॉक्सिकेशन में कोई ऐसा पर्सन एक्ट कर दे रहा है, या मिसकंसेप्शन में भी कर दे रहा है, तो भी आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रहता है। ठीक है, तो ये बी इलस्ट्रेशन है मिसकंसेप्शन वाला। तो ये तो हो गया हमारा सेक्शन नंबर 36। सेक्शन नंबर 37 कह रहा है एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब इन्होंने बताया एक लिमिटेशन लगा दी कि कहीं पर कुछ एक्ट्स है जो कि एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, आप वहां पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते। क्या है वो? अगेंस्ट एन एक्ट which does not reasonably cause the apprehension, there is no right of private defense against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt if done or attempted to be done। मतलब इस तरीके का एक्ट है जिससे लग नहीं रहा कि डेथ हो जाएगी या ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा, बाय अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ, एक पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट जो कि गुड फेथ में एक्ट कर रहा है, अपने कलर ऑफ ऑफिस में एक्ट कर रहा है। दो दैट एक्ट मे नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल बाय लॉ, जरूरी नहीं है कि वो जो एक्ट कर रहा है वो स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल हो बाय द लॉ, बट स्टिल अगर वो पब्लिक सर्वेंट है, गुड फेथ में एक्ट कर रहा है, अपने अंडर द कलर ऑफ ऑफिस वो काम कर रहा है, तो यहाँ पर आपका कोई राइट ऑफ, मतलब जैसे मान लो कोई पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करने आया, तो अब जिसको वो जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने आया वो पर्सन जो अक्यूज्ड पर्सन है वो उसके अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकता कि वो उसको उठा करके लेके जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये तो हमारा ए क्लॉज। बी क्लॉज कह रहा है अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट इफ डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय द डायरेक्शन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस, दो दैट डिस्क्रिशन मे और मे नॉट बी justifiable by law, and then in cases in which there is no where there is time to have recourse to the protection of the public authorities, जहाँ पर आपके पास टाइम है कि आप पब्लिक अथॉरिटीज को रिकोर्स कर सकते हो, उन्हें बता सकते हो, तो वहां पर भी आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, देन subsection 2 says the right of private defense in no case extends to inflicting of more harm than it is necessary to inflict for the purpose of defense। right of private defense, इन्होंने कहा कि right of private defense का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी ने आपको लाठी से मारा तो आपने उसके ऊपर गोली चला दी, इस तरीके का काम नहीं है। जितना नेसेसरी है इन्फ्लिक्ट करने के लिए, मतलब एक रीजनेबल होना चाहिए प्राइवेट डिफेंस में भी। अगर सामने वाले ने आपको लाठी से मारा तो आप भी उतना ही जो है हार्म उसको कॉज करो प्रोपोर्शनेटली, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, लाठी से मारा है तो आप भी उसको लाठी से मार सकते हो, डंडे से मार सकते हो, गोली से नहीं मार सकते, बेसिकली ये कहने का बात मतलब है।
ठीक है। एक्सप्लेनेशन 1 says a person is not deprived of the right of private defense against an act done or attempted to be done by a public servant as such unless he knows or has reason to believe that the person doing the act is such public servant. एक पर्सन को डिप्राइव हम नहीं कर रहे हैं उसकी प्राइवेट डिफेंस की राइट से, कोई भी अगर ऐसा एक्ट हो रहा है तो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, अनलेस ही नोज, अगर देखो अगर उसको पता है कि वो बंदा पब्लिक सर्वेंट है और उसके बाद अगर वो बदतमीजी करता है तो उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है, लेकिन अगर उसको पता नहीं है और अगर तब वो ऐसा करता है तो उसको हम डिप्राइव नहीं करेंगे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से, ठीक है। फिर उसके बाद कहा एक्सप्लेनेशन 2 में, अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट अनलेस ही नोज और रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट इज एक्टिंग बाय सच डायरेक्शन। ये डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट का मतलब है पब्लिक सर्वेंट ने किसी को डायरेक्ट किया है कि आप जाओ अरेस्ट करके लाओ। फॉर एग्जाम्पल अरेस्ट करने की बात है तो उसको बोला है कि आप अरेस्ट करके लाओ उस पर्सन को, किसी दूसरे पर्सन को उसने डायरेक्ट किया है, ठीक है। यही सेम चीज यहां पर भी है, किसी दूसरे पर्सन को डायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। बाय द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट अनलेस ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन डूइंग दैट पर्टिकुलर एक्ट बाय सच डायरेक्शन और अनलेस सच पर्सन स्टेट्स द अथॉरिटी अंडर विच ही एक्ट्स और इफ ही हैज अथॉरिटी इन राइटिंग अनलेस ही प्रोड्यूसेस सच अथॉरिटी इफ डिमांडेड। मैं अगर डिमांड किया जा रहा है तो आपको अथॉरिटी वगैरह जो भी गया है अरेस्ट वगैरह करने के लिए दिखाना पड़ेगा कि हम इस चीज के लिए लेकर के जा रहे हैं, जो भी कुछ है सर्च वगैरह अगर करना है तो। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 38, Section number 38 says when the right of private defense of body extends to causing death। अभी तो हम यहाँ बॉडी के बारे में देख रहे हैं, आगे के सेक्शन में हम देखेंगे कि प्रॉपर्टी के लिए भी राइट है जहां पर आप डेथ कॉज कर सकते हो किसी पर्सन की। तो ये कुछ चीजें बता रखी हैं जहां पर आप पर्सन की डेथ कॉज कर सकते हो। क्या है? The right of private defense of the body extend under the restrictions specified in section number 37 to the voluntary causing of death or of any harm to the assailant if the offense which occasions the exercise of the right be of any of the descriptions hereinafter enumerated, namely कब आप डेथ कॉज कर सकते हो किसी पर्सन की प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए, सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट डेथ विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस, कि डेथ आपको लग रहा है कि डेथ कॉज हो जाएगी आपकी, तो जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज ऐसे कर सकते हैं कि उसकी आप डेथ कॉज कर दो सामने वाले की जो ऑफेंस कर रहा है। दूसरी चीज, सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट ग्रीवियस हर्ट विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस, ये ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा तो उसमें भी डेथ कॉज कर सकते हैं। तीसरी चीज, रेप कमिट अगर हो रहा है तो भी डेथ कॉज करी जा सकती है। ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट का अगर ऑफेंस है तो भी जो है डेथ कॉज करी जा सकती है। किडनैपिंग और अबडक्टिंग का अगर ऑफेंस है तो भी डेथ कॉज करी जा सकती है। और एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइनिंग अ पर्सन, रॉन्गफुली किसी पर्सन को कन्फाइन कर ले और उसके पास इतना अब मतलब वो अनेबल हो जाएगा, वो पब्लिक अथॉरिटीज को रिकोर्स नहीं कर पाएगा तो भी वो डेथ कॉज कर सकता है। हाँ, लेकिन एक्सेप्शन है वही चीज कि अगर वो पब्लिक अथॉरिटीज को रिकोर्स कर सकता है तो ऑब्वियसली राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वो एक्सरसाइज नहीं करेगा। लेकिन अगर उसको रॉन्गफुली कन्फाइन कर लिया और सर्कमस्टेंसेस कुछ इस तरीके के हैं कि टू एप्रीहेंड दैट ही विल बी अनेबल टू हैव टू रिकोर्स टू द पब्लिक अथॉरिटीज फॉर इज रिलीज, कि वो पब्लिक अथॉरिटीज को रिकोर्स नहीं कर पाएगा तो ऐसे में वो भी डेथ कॉज कर सकता है, ठीक है। एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग एसिड, यहाँ पर अगर एसिड वाला कोई ऑफेंस हो रहा है तो भी डेथ कॉज करी जा सकती है। तो ये कुछ 7 क्लॉजेज हैं आपके जहां पर डेथ कॉज करी जा सकती है, ठीक है। इसमें एक केस है रमा वर्सेस स्टेट का। रमा वर्सेस स्टेट का केस है AIR 1978। इस केस में क्या हुआ था? इन दिस केस द डिसीज्ड एंड द अक्यूज्ड वर ब्रदर्स। जो डिसीज्ड है अब वो और अक्यूज्ड जो थे वो ब्रदर्स थे। ऑन द अकरेंस द डिसीज्ड बीट अक्यूज्ड सिवियरली, ठीक है। कोई कुछ हुआ ऐसा जहां पर डिसीज्ड ने बहुत ज्यादा इस गंदी तरीके से अक्यूज्ड को मारा, ठीक है। थ्रू हिम ऑन द ग्राउंड एंड थ्रॉटल्ड हिम सेइंग दैट ही वाज गोइंग टू किल हिम, और उसको जो है एकदम थ्रॉटल का मतलब होता है नेक से पकड़ लेना, ठीक है, गला दबाना, और उसको ये बोला कि
वो उसको मार देगा। द अक्यूज्ड फेल्ट सफोकेटेड बिलीविंग द डिसीज्ड कुड किल हिम, अक्यूज्ड को सफोकेटेड फील हुआ और उसने ऐसा बिलीव किया कि डिसीज जो है उसको मार देगा। और अब उसने क्या किया, कॉट होल्ड ऑफ द हैमर एंड हिट द डिसीज ऑन हिज हेड रिजल्टिंग इन हिज डेथ। यहाँ पर जो है उसको लगा कि वो उसको मार देगा, तो उसने जो है किसी तरीके से हैमर उसके हाथ में आया, हथौड़ा जो होता है उसके हाथ में किसी तरीके से आया और उसने डिसीज के हेड पे मार दिया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। यहाँ पर ये हेल्ड किया गया, द अक्यूज वॉज हेल्ड नॉट टू हैव एक्सीडेड द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। यहाँ पर कहा गया कि ये जो अक्यूज्ड है इसने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड नहीं किया है, ठीक है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड नहीं किया है, एज ही कुड नॉट जज द एग्जैक्ट इंटेंसिटी दैट ही शुड हैव गिवन टू द ब्लो ऑफ हैमर, क्योंकि वो उस वक्त ये चीज जज नहीं कर सकता था कि कितनी तेज वो मारे कि उसकी मृत्यु ना हो, ये सारी चीजें, क्योंकि वो खुद ही उस वक्त इस तरीके के स्टेट में था, उसको थ्रॉटल कर रखा था, सारी चीजें थी। भाई एप्रीहेंशन एक तरीके से देखा जाए उसको भी, तो जो हमारा अक्यूज्ड है एप्रीहेंशन ऑफ डेथ ही तो है, वो उसका गला दबा रहा है, तो एक एप्रीहेंशन ऑफ डेथ ही है। अब ही कॉट होल्ड ऑफ हैमर, तो उसने उसको मार दिया उसके सर पे, तो उससे उसकी डेथ हो गई, तो यहाँ पर जो है उसको लाइबल नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये एक केस है हमारा इस वाले सेक्शन का जहां पर डेथ कॉज करना जस्टिफाइड था। अच्छा, एक और केस है जयदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, एक सेकेंड, जयदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है। इसमें बताया गया कि देर इज नो डेफिनेट स्टैंडर्ड ऑफ क्वांटम ऑफ हार्म दैट मे बी कॉज्ड इन सेल्फ डिफेंस में बी लेड डाउन, कि कोई डेफिनेट स्टैंडर्ड हम एक लाइन नहीं खींच सकते कि इतना ही जो है आप हार्म इन्फ्लिक्ट कर सकते हो सामने वाले पर्सन के अगेंस्ट, अगर आप अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज कर रहे हो तो। सो नो डेफिनेट स्टैंडर्ड ऑफ द क्वांटम ऑफ हार्म दैट मे बी कॉज्ड इन सेल्फ डिफेंस मे बी लेड डाउन। हम मतलब कोर्ट ने कहा कि हम इस तरीके से ले डाउन नहीं कर सकते कि कितना स्टैंडर्ड होना चाहिए या कितना नहीं होना चाहिए। सो नो डेफिनेट स्टैंडर्ड, ठीक है, बट इट शुड बी रीजनेबल, लेकिन रीजनेबल तो होना चाहिए, बिकॉज दिस राइट इज ऑफ डिफेंस एंड नॉट अ राइट टू पनिश द अग्रेसर। ये क्योंकि इस वजह से रीजनेबल होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अग्रेसर को उस वक्त राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए पनिश करना आपका मोटो नहीं है या वो कॉन्सिक्वेंस नहीं है, आपको सिर्फ अपना डिफेंस करना है। तो इस वजह से ये सिर्फ आपने खुद को बचाना है, डिफेंस करने का मतलब है कि आपको खुद को बचाना है, तो रीजनेबल हार्म आपको कॉज करना जरूरी है, ठीक है, रीजनेबल हार्म हो सकता है, ठीक, ये बात याद रखनी है, ये भी अच्छा केस है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये पांचों सेक्शंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी का जो बचे 5 सेक्शंस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।